जानेंगे, हम खुद से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। इसी हफ्ते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं दिल्ली की सत्ता में। इन 100 दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को अपनी उपलब्धियां बताई हैं, गिनाई हैं, जिसमें कई मोर्चों पर कई उपलब्धियों का जिक्र हुआ है। लेकिन शायद एक मोर्चा जिस पर अभी सरकार को बहुत कुछ करना बाकी है, वो मोर्चा, आज हम उस मोर्चे की बात करेंगे और वो बात है सूचना के अधिकार कानून की, यानी आरटीआई की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार पारदर्शिता की बात कर चुके हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून को मजबूत बनाने के लिए ये सरकार क्या सोच रही है, इस पर अभी देश के सामने बहुत कुछ सामने आना बाकी है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई है कि सरकार बहुत जल्द इस मामले को लेकर तैयारी कर रही है और आरटीआई कानून, जो कि अक्टूबर में लागू हुआ था देश में साल 2005 में, इसी साल अक्टूबर में सरकार कई अहम फैसलों का ऐलान करने वाली है और आरटीआई कानून को मजबूत बनाने के लिए कई कदमों का इसमें इस अक्टूबर के महीने में घोषणा होगी। क्या ये कदम है और क्या ये पर्याप्त है और कौन कौन से मोर्चों पर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस कानून को मजबूत करने की जरूरत है, आज हम इसी पे बात करेंगे। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, हमारी छोटी सी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि सरकार की दरअसल तैयारियां क्या हैं आरटीआई को मजबूत बनाने के लिए। केंद्र की मोदी सरकार ने आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान करने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसी व्यवस्था की जानी है जिससे कहीं से भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन आरटीआई दायर कर सके। केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों में आम लोगों के लिए सुगम तरीके से सूचना मुहैया कराने के लिए आरटीआई ऑनलाइन की सुविधा पहले ही लागू कर चुकी है। अब राज्यों के मंत्रालयों और विभागों में भी आरटीआई ऑनलाइन की सुविधा देकर देश के हर नागरिक को मोदी सरकार सरल तरीके से घर बैठे सूचना पहुंचाने की घोषणा की है। इसके अलावा सूचना के अधिकार कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य स्तर पर हेल्पलाइन शुरू करने के लिए प्रदेश सरकारों को पहले वर्ष 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। हेल्पलाइन के जरिए लोगों को आरटीआई कानून के बारे में स्थानीय भाषा में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद के वर्षों में यह धनराशि 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। आरटीआई की प्रणाली पर शोध करने के लिए भी राज्यों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही आरटीआई कानून पर सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करने के लिए 1-1 लाख रुपए राज्यों को दिए जाएंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। पहले जो उपलब्ध नहीं थी स्टेट पे, सिर्फ सेंट्रल में अवेलेबल थी, पर स्टेट पे प्रोवाइड करने से लोगों को सुविधा होगी इस चीज़ की और आई थिंक इसका बहुत फ़ायदा उठाया जाएगा। लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। देश भर में 5 से 12 अक्टूबर के बीच आरटीआई सप्ताह मनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने घोषणा की है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं की हमेशा से सरकार से यह शिकायत रही है कि सरकार आरटीआई के प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दे रही है। आरटीआई कानून को लागू हुए करीब 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देश के अधिकांश लोगों को आरटीआई आवेदन कैसे लगाए जाते हैं पता नहीं है। केंद्र की नई सरकार आरटीआई के प्रचार प्रसार के साथ साथ आरटीआई आवेदन से सूचना लेने वालों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित करेगी। हेल्पलाइनों को गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खोले जाने का प्रस्ताव है। पब्लिक इससे मोटिवेट होगी, पब्लिक को पता चलेगा आरटीआई एक्चुअल में है क्या, हमारे राइट्स क्या हैं, हम कैसे आरटीआई कर सकते हैं, क्या हो सकता है आरटीआई से। सरकार भ्रष्टाचार से जूझ रही है। देश ने इन 9-10 सालों में आरटीआई से बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश होते देखा है। ऐसे में सरकार ये समझती है कि आरटीआई ही वो ताकत है जिससे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ काबू पाया जा सकता है, बल्कि पारदर्शी सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी जवाबदेह बनाया जा सकता है।
जिस तरीके से नरेंद्र मोदी डिजिटल भारत का सपना देखा है और जिस तरीके से बिजली और इंटरनेट से गांव-गांव को जोड़ने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आरटीआई में जिस तरीके से केंद्रीय विभागों में, केंद्रीय मंत्रालयों में पहले से आरटीआई ऑनलाइन से सूचना ले सकते थे, अब इसे विस्तार रूप दे करके अब राज्यों में भी ये चीज लागू हो गई है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सूचना के अधिकार कानून पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, आने वाले भविष्य में ये माना जाना चाहिए कि अब घर बैठे पूरे देश के हर नागरिक आप ऑनलाइन सूचना ले सकते हैं। दिल्ली से संजय जैना के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज। तो हमारी रिपोर्ट थी और इसमें सरकार की तरफ से और डीओपीटी की तरफ से जो कुछ इसमें फैसले बताए गए उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करा दें, हमारे साथ हरपाल सिंह राणा जी हैं। हरपाल सिंह राणा जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल जी आपका। और हमारे साथ परवेज आलम जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आलम साहब आपका भी। परवेज आलम साहब, सबसे पहले मैं, हालांकि आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल जी हैं, लेकिन मैं आपसे एक पत्रकार होने के नाते पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है फिलहाल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछले 100 दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बातें कही हैं, आपको लगता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, जब उनका एक फेमस लाइन जो उन्होंने लेह में कही थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उससे लगता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी प्रतिबद्धता वो दिखा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दिखा रहे हैं और खुल के बात भी कह रहे हैं और कुछ बहुत अच्छी बातें भी कह रहे हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अब 100 दिन में तो कुछ अंदाजा नहीं होता, लेकिन हमको ये देखना है कि वो जो इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं वो किस हद तक कार्यान्वित हो रही हैं और किस हद तक उनमें से, मेरा मतलब है उनकी सरकार की मशीनरी में इतनी निष्ठा है कि वो उन मंसूबों को अंजाम दे सके। एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम ही जानने का हक है, इसमें है ये कि सरकारें ज्यादातर फैसले नेक नियति से ही करती हैं। मतलब सरकारें दुनिया भर की, चाहे वो भारत की सरकार हो या ब्रिटेन की हो, बनाई जाती हैं योजनाएं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन फायदा पहुंचता भी नहीं है बहुत बार, और बहुत बार पहुंचता भी है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि सरकारी तंत्र में एक हिस्सा ऐसा होता है जो अच्छा काम करना चाहता है और एक हिस्सा ऐसा होता है जो खराब काम करता है और खराब काम करने पे पर्दा भी डाले रखना चाहता है। इसलिए कि अगर वो बात मंजर-ए-आम पे आएगी तो सरकार की चूलें हिलने लगती हैं, सरकार खतरे में पड़ जाती है। तो यही आपके प्रोग्राम से मतलब भी है कि एक तरफ जहां सरकार अच्छी बातें कहती है कि जानने का हक है सबको, लेकिन वही सरकार दूसरे हाथ से उस पर पर्दा भी डालने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये बात पता लग जाए। अब इसमें बड़ा विरोधाभास है। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार में एक साथ दो सिस्टम काम करते हैं, एक सिस्टम जो कि सिस्टम को वास्तव में बेहतर बनाना चाहता है, पर एक सिस्टम जो पुराने सिस्टम को बचाए रखना चाहता है और साथ साथ जो है जो कुछ सिस्टम में खामियां उस पर पर्दा भी डाले रखना चाहता है। दो सिस्टम काम करते हैं। तो इसका मतलब दिलचस्प बात यह होगी ये देखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते हैं और जो अंदर से उनको जो सिस्टम कहीं रोकने की कोशिश करता है उससे किस हद तक वो कामयाब रहते हैं लड़ने में, ये एक शायद बात आप कहना चाह रहे हैं। हरेंद्र जी, आप जो सरकार ने अब तक जो डीओपीटी ने ऐलान किया है कि भाई तमाम ऑनलाइन आरटीआई की जाए और उसके लिए राज्य सरकारों को मदद देने की बात कही है, पूरा एक अब तक इतने साल हुए आरटीआई कानून को, लेकिन एक शिकायत सबको रहती है कि देश में अब तक इसका प्रचार नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने इस मामले में अभी भी बहुत पैसा खर्च करने की बात नहीं कही है, लेकिन कुछ कहा है कि भाई कुछ हद तक जो है खर्च हो, लोग यूनिक आइडिया के साथ आएं और उसको जो है प्रचारित किया जाए। क्या आपको लगता है कि ये एक ठीक कदम है, भले ही छोटा कदम? देखिए, सरकार बहुत सी घोषणाएं करती है, घोषणा करना और उस पर अमल करना एक बहुत अलग अलग बातें हैं। इसमें 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जो 2005 में लागू होने के बाद एक धारा 4 थी इसमें, जिसके तहत सरकार जो भी कार्य करती है, जो आदेश देती है, वो सभी नेट के ऊपर अखबारों के माध्यम से प्रचार किए जाने चाहिए, सूचना बोर्ड लगाए जाने चाहिए। वो धारा 4 120 दिन में लागू हो जानी चाहिए थी। वो धारा 4 आज तक किसी डिपार्टमेंट विभाग में तो 10% लागू है, किसी में 15 है। शायद भारत सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें 40 से 50% से ज्यादा लागू हो। दूसरी बात है, धारा 4 होने के लागू होने से पहले भी हर एक विभाग को अपनी वेबसाइट बनानी थी। दिल्ली की बात करें, 2002 में वेबसाइट बननी शुरू हुई थी, 11.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और आज तक नगर निगम की वेबसाइट पूरी नहीं बनी है। 2009 में उसके ऊपर मैंने कार्य आरंभ किया। 9 से लेके जब तक ये 2013 में जब ये अलग अलग 12 में जब ये नगर निगम 3 बनी, जब तक नहीं बनी थी और वो वेबसाइट आज तक भी नहीं बनी है। परवेज साहब, यहाँ पे आपसे ये, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है,
सेक्शन धारा 4 की बात, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि भाई आप सूचना उस पर डालें और वो डाल नहीं रही, एक पहलू ये है। पर कहीं एक दूसरा पहलू ये है कि हम कहीं ना कहीं अभी भी कंप्यूटर को लेकर और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको लेकर एक पुराने सेटअप से चल रहे हैं, और बहुत सारा सिस्टम में लोग ऐसे हैं जो उस नए सेटअप में अब तक ढलना नहीं चाहते। वेबसाइट्स वगैरह पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो आम जनता है, जो लोग इस वक्त फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं तो उनसे सीधे सीधे ये कहूंगा कि एक बार अगर आप लोग ठान लें और जन जन दूर दूर तक ये डिसाइड करें कि इससे आपको कितना फायदा होगा। सरकार ने ऐसी योजना बना रखी है कि जिसमें कि आप अपने सवाल कर सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जवाबदेही के लिए प्रेशर डालते हैं, यानी कि दबाव डालिए। और दबाव इस बात के लिए मत डालिए कि ये सरकार, ये कर्मचारी भ्रष्ट है, ये इस पे अभी मत आइए। आप ये कहिए कि साहब हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी वेबसाइट के माध्यम से दीजिए, नंबर एक। दूसरी बात ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना है, हमें आपको जवाब देना है, आपको हमें जवाब देना है, ये सब ऑनलाइन के जरिए करिए। आज जबकि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ट्विटर पे लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसको इस बात का गर्व जाता है और श्रेय जाता है, और मैं समझता हूं देना भी चाहिए कि वो आईटी के मामले में बड़े सेवी हैं। उन्होंने इस इलेक्शन को आईटी की मदद से फेसबुक, सोशल मीडिया, यहां वहां करके एक कमाल का एक रूप दे दिया। उस सरकार से मैं समझता हूं हम सबकी अपेक्षा होनी चाहिए कि ये सरकार खास तौर पे कुछ कदम ऐसे उठाएगी कि इन सारी चीजों को आईटी और ऑनलाइन के साथ में जोड़ दे डायरेक्ट, ताकि लोग सवाल कर सकते हैं, लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और इंफॉर्मेशन मुस्तकिल अपडेट होनी चाहिए। बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। हरपाल जी, सवाल यही है कि अपडेट तो होती नहीं, ऐसे में जब इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती, जब राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग वो जब ऑनलाइन बहुत कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे में ऑनलाइन एप्लीकेशन की आरटीआई लगाने की, आवेदन लगाने की बात है। परवेज साहब कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग लगाएं, लेकिन इस माहौल में क्या आपको लगता है कि ये कदम जो उठा रहे हैं इसका कुछ वास्तव में आम लोगों को फायदा होगा जो आरटीआई लगाना चाहते हैं? देखिए, आरटीआई केंद्रीय सूचना भारत सरकार में ऑनलाइन पिछले लगभग 1 वर्ष से लग रही है। अब से पहले लगनी आरंभ हो गई थी, लेकिन उनका जो, मैंने भी आरटीआई लगाई है, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो आज तक की अगर बात करें तो मैं उसको पास नहीं मानता, विफल मानता हूं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, आरटीआई का आदमी जो मतलब इसमें मुख्य जो कमियां हैं मैं उन पे नजर डालना चाहूंगा कि इसमें एक आरटीआई का जवाब है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मेरी मातृभाषा हिंदी है। किसी भी राज्य में अगर हम आज बात करते हैं तो 90% जानकारी अंग्रेजी में दी जाती है। मैं कई क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसमें हिंदी में पत्र लिखने के बाद हिंदी में जवाब आना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग में हिंदी के संबंध में 1 अधिकारी वहां पर नियुक्त है। केंद्रीय सूचना आयोग में 5 अधिकारी वहां पे होने चाहिए। 55% पद सिर्फ भरे हुए थे 2013 की मेरे पास रिपोर्ट है अभी। 45% पद वहां पे खाली पड़े हैं। भाषा के भी थे। दूसरी बात इसमें मैं कहूंगा जो मेन मुख्य कमी है मैं बताना चाहूंगा, उसमें दूसरी बात यह है कि जो आपके पास पत्र आता, आपने हिंदी में मांगा, आपके पास अंग्रेजी में जवाब आया, आपको अंग्रेजी आती नहीं है। जवाब भी वो ऐसा देते हैं कि वो समझ में आने को मतलब समझ में नहीं आता है। आप तमाम दुश्वारियों की बात कर रहे हैं, इससे पहले क्योंकि आपने जो भाषा की बात की वो एक अहम मुद्दा है, पर परवेज साहब जिन दुश्वारियों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमने आरटीआई कानून तो देश में लाए और बड़े जोर शोर से लाए, पारदर्शिता की बात की, लेकिन अभी माइंडसेट उतना बदला नहीं और हम बहुत हद तक जो है पारदर्शी बनने को तैयार नहीं आज भी। देखिए, एक सोच ये है, और जब मैं ये बात कहता हूँ सरकार के अंदर की सोच, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स गवर्नमेंट या वाई गवर्नमेंट। सरकारी सोच वो पार्टियों से भी ऊपर होती है। वो मजे की बात ये है कि वो किसी की भी गठबंधन की सरकार हो, लेकिन वो सरकारी सोच जो है वो तकरीबन सबकी एक सी ही होती है। कम से कम इस सरकार से आपको जरूर ये अपेक्षा करनी चाहिए, मैं कम से कम ये अपेक्षा करता हूं कि ये जहां लूप होल्स आने लगे हैं, सरकारी अधिकारियों ने देखिए देख लिया है पिछले कुछ सालों में कि यहां हम कैसे चीजों को थोड़ा सुस्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता, ये सब बड़ी चालाकी से होती हैं कि वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो रही, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, ये नहीं पता कि किसको चेक लिखना है, किसको पोस्टल ऑर्डर भेजना है। ये सब कहीं ना कहीं सोच के तहत हो रहा है कि किसी तरह से स्लो डाउन, इसलिए कि इतनी जानकारी लोग मांग रहे हैं और ये लोग देना नहीं चाहते ये जानकारी। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें ये भी तय नहीं है कि जो शुल्क दिया जाएगा वो पोस्टल ऑर्डर के तहत दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, और आरटीआई राजनीतिक लोगों के ऊपर क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ये मसला तो है ही रहा, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि इस आरटीआई कानून को
सरल बनाने की, आसान बनाने की सरकार के कदमों की, उसकी अभी फिलहाल देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी रोल आउट होना बाकी है। 5 से 12 अक्टूबर तक देश में आरटीआई सप्ताह मनाया जाएगा और सरकार ने कई नए ऐलान किए हैं। लेकिन आम जनता क्या चाहती है, ये सुन लेते हैं। हमारे तमाम संवाददाताओं ने लोगों से बात की और जानना चाहा कि आरटीआई कानून को लेकर वो किस तरह के परिवर्तन चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं कि इस कानून को आसान बनाया जाए। देखते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि जब आरटीआई कानून लागू हुआ था तो उसमें मेंशन था कि सेक्शन 4 के अंडर सारी गवर्नमेंट वेबसाइट जो होंगी वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर दे देंगी, पर उस पर आज भी विद इन 120 डेज इनफैक्ट दे देंगी, पर आज भी ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगी सारी वेबसाइट्स पर तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सब कॉमन पीपल के लिए। आज हमारे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक हम आरटीआई के ज़रिए किसी भी सूचना को मांगेंगे नहीं, तब तक करप्शन नहीं मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक नहीं मांग पाएंगे तब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा। हेल्पलाइन डेस्क खोलेंगे जो कि बहुत ही अच्छी मतलब आइडिया है, पर यही जहाँ तक मेरा मानना है कि ये दूसरे हेल्पलाइन की तरह अपना दम ना तोड़ दे, इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये अच्छा इफ़ेक्टिव हो कि मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो उनको मिल रही हो, वो हेल्पलाइन जो है वो जेन्युइनली लोगों को हेल्प करे, तो मतलब वो बहुत सही रहेगा। पहले जो है वो ऑफलाइन होता था तो सभी फाइल्स दबा दी जाती थी कि ये फाइल खो गई है या फट गई है या यहाँ प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सर ऑनलाइन से जो है हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता है, हैंड टू हैंड हम इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सर हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सहायता कर रही है हमारी आरटीआई के थ्रू कुछ भी जानकारी प्राप्त करने में। थोड़ा टाल देते हैं आरटीआई के बारे में बताने से, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं उसके लिए। तो बस यही चाहेंगे कि जिस तरह हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से आरटीआई के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो हम लोगों को भी पूरी तरह उस आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी दें। प्रिंट मीडिया और मीडिया ने और भी मीडिया ने काफ़ी मतलब हद तक मेहनत की है। पिछली सरकार ने भी इस आरटीआई को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत, लेकिन मेरे ख्याल से इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए कि दूर दूर गांव में जो लोग बैठे हैं उनको इस बारे में और पता होना चाहिए, उनको इसका ऐड थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए कि आरटीआई है क्या। तो ये तो जनता की बात थी और हमारे साथ परवेज आलम साहब वरिष्ठ पत्रकार और हरपाल सिंह राणा जी जुड़े हुए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट। हरपाल जी, आम आदमी की तो अभी बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोगों को लगता है कि अभी इसको मजबूत बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। आपको क्या लगता है और क्या कुछ इस कानून को नई सरकार दे सकती है? देखिए, इसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर कोई भी जन सूचना अधिकारी सही जवाब नहीं देता है, और जवाब सही देने का मतलब यह है कि उसका जो पत्र आता है उस पर पूरी तरीके से उसका पता नहीं लिखा होता है, उसका फ़ोन नंबर नहीं लिखा होता है, तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। अब जुर्माने का प्रावधान है कि अगर जवाब गलत दिया गया है, और वो भी 0.1% भी जुर्माने का प्रावधान जो है वो लागू नहीं किया जा रहा है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आम आदमी इसको किस तरह से अधिक से अधिक उपयोग कर सकता है। जैसे अभी बहुत जरूरी है, जैसे कि जो लोग देख रहे हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं, आपने यही बात कही, तो महत्वपूर्ण इसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने पेंशन लगाया है, पेंशन के लिए आवेदन किया है, राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, या कोई पहचान पत्र के लिए आवेदन, किसी भी प्रकार का कोई आवेदन किया है, तो उसके लिए आरटीआई लगा के वो ये पता कर सकता है कि मेरे आवेदन पर क्या किया गया। हालांकि आमतौर से उसका जवाब नहीं दिया जाता है और उसमें धारा कह के ये आप नहीं लेते हैं, लेकिन आम आदमी कई जगह पे आरटीआई लगती है, लोगों का काम भी हो जाता है, ऐसा भी होता है, जवाब नहीं मिलता लेकिन काम हो जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आरटीआई आपकी लग गई और सही डिपार्टमेंट तक पहुंच गई वो आरटीआई, तो आपका 90% काम हो जाता है। परवेज आलम साहब, इसमें डीओपीटी और जो सरकार की एक इसमें पहल है वो ये भी है कि अगर इनोवेटिव आइडिया के साथ आरटीआई के प्रचार के लिए जो आएगा सरकार उसको अनुदान देगी। केंद्र सरकार ने उसके लिए 4 लाख रुपए का प्रावधान रखा है कि भाई राज्य सरकार उसको खर्च करें इनोवेटिव आइडिया के साथ। अब तक हम देखते हैं कि आरटीआई के लिए अब टेलीविजन का इस्तेमाल होता है, रेडियो का इस्तेमाल होता है, कुछ लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करते हैं। आपको लगता है कि किस तरह से और इनोवेटिव आइडिया के साथ आरटीआई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? सबसे ज्यादा हमें ये समझने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। मैं मानता हूं कि शहरों में रहने वाले लोग बाग आरटीआई करते हैं और बहुत बार उनकी आरटीआई का मकसद कुछ पर्सनल भी होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ज्यादातर अच्छी बातें भी होती हैं वो जो जानना चाहते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और जिसके पास बहुत सारे वसाइल ऐसे सोर्सेज नहीं हैं जिनके ज़रिए वो शिकायत कर सके या सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को टारगेट करने की ज़रूरत है। और मैं ख़ासतौर
पे उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये आइडिया सबमिट करेंगे। अगर वो आइडिया सबमिट करते वक्त वो ये देखेंगे समाज के सबसे पिछड़े हुए लोग कौन है, पसमानदा तबके के वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, तो उन तक कैसे पहुंचेंगे। उन तक फिर आप ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बोल के, या रीजनल लैंग्वेजेस का बड़ा रोल हो जाता है। अभी राणा साहब कह रहे थे हिंदी इसलिए कह रहे थे क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं और हिंदी की बात करते हैं और हिंदी में प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसी तरह से बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, पंजाबी है, हरियाणवी है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी जो भी, और तमिल है, अपने अपने इलाकों में जो भी जबानें हैं, आप उन जबानों में उन भाषाओं का इस्तेमाल करके आरटीआई का प्रचार प्रसार करेंगे, एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए वो बेहतरीन इनोवेटिव होगा। इनोवेशन करते वक्त मैं समझता हूं उन लोगों से मेरी अपील है जो ये अनुदान के लिए सबमिट करेंगे, कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं कि कैसे वो अपने प्रोग्राम को, इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे, चाहे वो कठपुतली के माध्यम से जाएं, चाहे वो नुक्कड़ नाटक करके जाएं, कुछ आसान करके अगर बात पहुंचाएं तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा हम जो मैस कम्युनिकेशन के लोग होते हैं उनके लिए जरूरी यह है कि अपने मैसेज को आसान से आसान शब्दों में बिल्कुल और उनकी भाषा में उन तक पहुंचाएं। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर सरकार इसको अच्छी तरह लागू करना चाहती है, सरकार की नीयत साफ है, तो राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होना चाहिए, खेल संघों के ऊपर भी होना चाहिए। अभी तक बहुत सी ऐसी जो लोग राज करने वाले हैं वो अपने ऊपर नहीं चाहते इसको, वो नहीं चाहते कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज हमने जो बात करी खास की किस तरह से नई सरकार कोशिश कर रही है आरटीआई कानून को और ज्यादा आसान, पीपल फ्रेंडली और साथ साथ उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है, उसके लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। 5 से 12 अक्टूबर तक देश में आरटीआई सप्ताह मनाया जाएगा और हम आपसे जरूर गुजारिश करेंगे कि इस आरटीआई सप्ताह में एक आरटीआई जरूर आप लगाएं। अगर आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो इस सप्ताह में और हम कहेंगे हर महीने कम से कम एक आरटीआई जरूर लगाएं। और जैसा परवेज साहब ने कहा कि वो आरटीआई आपकी किसी पर्सनल कारण से ना हो, किसी ऐसे कारण से ना हो जो कि आपकी दुश्मनी हो, बल्कि इस सिस्टम को बदलने के लिए अगर एक आरटीआई लगाएं सब लोग तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस आरटीआई सप्ताह की बात हम अक्टूबर के महीने में करेंगे। फिलहाल हमने सरकार के कदमों को समझने की, जानने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आलम साहब आपका भी, और हरपाल जी आप यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सरकार के कदमों की बात हुई, लेकिन इस बीच आरटीआई कानून को लेकर देश भर में जो कुछ होता रहा वो सब समेट के लाए हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। केंद्र सरकार हर साल 1 लाख से ज्यादा फोन टैपिंग कराती है। उधर राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जो फोन टैपिंग होते हैं, अगर उन आंकड़ों को भी जोड़ दिया जाए तो एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। दरअसल केंद्र सरकार में पिछले दिनों एक आरटीआई के आवेदन आया और उसके जवाब से जो एक रिपोर्ट तैयार हुई है, इंडिया सर्विलांस स्टेट, उसमें यह खुलासा हुआ है, उस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि विदेशी कंपनियों सहित लगभग 26 कंपनियां मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए अपनी रुचि दिखाई है और सरकार के साथ काम करने में अपनी रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो इसको ये स्पष्ट तौर पर ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अपने नागरिकों पर निगरानी रखती है। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सूचना अधिकार कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, खबर मुंबई से है। मुंबई के एक शख्स ने आरटीआई डालकर एक बड़े बैंक के जो अधिकारी हैं उनको लगातार थ्रेट करता रहा, लगातार धमकाता रहा और उनसे कहता रहा कि अगर आप मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं देंगे तो आपके बैंक के बारे में और आपके बारे में आरटीआई का प्रयोग ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के सूझबूझ के चलते जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस की जो शाखा है एसीबी द्वारा उस कार्यकर्ता को, उस जो आरटीआई लगाने वाले को रंगे हाथ 1.5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया। ये मुंबई का इकलौता मामला नहीं, मुंबई में ऐसे पहले और भी कई मामले हो चुके हैं। मुंबई के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी सूचना अधिकार कानून के दुरुपयोग की कई खबरें आ चुकी हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि अब कोई भी सरकारी विभाग ये कहे कि आरटीआई सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाब देने से मना नहीं कर सकता कि फाइलें उसके विभाग से गुम हो गई हैं, क्योंकि जब तक इस बात का पूरी तरह से पुख्ता सबूत नहीं हो जाता कि फाइलों को नष्ट कर दिया जा चुका है, तब तक ये माना जाएगा, कोई भी फाइल अगर गुम हो गई है तो ये माना जाएगा कि वो फाइल उस संबंधित विभाग के अधिकारी की टेबल पर ही कहीं छिपाई गई है या दबाई गई है। क्योंकि आरटीआई कानून का जो मकसद है वो पारदर्शिता लाने के लिए है और इस तरह की दलील कानून में इस तरह से वैध नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आरटीआई कानून के तहत ये कई बातें ऐसे सामने आई हैं कि फाइलें गुम हो जाती हैं। और ये भी कहा गया है कि इस तरह से अगर कोई दोषी पाता है, कहता है फाइलें गुम हो गई हैं, तो आईपीसी की धारा 201 के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही अगर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ 7 से 10 साल की सजा हो सकती है।
आरटीआई में ये प्रावधान है कि देश के हर एक स्कूल में विशेष शिक्षक होना चाहिए, वो अनिवार्य है। लेकिन आपको बता दें कि जो रिक्तियां हैं लगभग देश के हर स्कूल में खाली पड़े हुए हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि जो बीएड और एसटीसी से विद्यार्थी जो हैं, विशेष जो टीचर हैं, विशेष जो शिक्षक हैं वो कम निकल रहे हैं, उसकी वजह से ये रिक्तियां नहीं पूरी हो पा रही है। और दूसरी तरफ जो रिक्तियां पूरी हो रही हैं वो बहुत कम है। लेकिन अब जो विशेष शिक्षक वो होते हैं जो विभिन्न लिपियों में बच्चों को शिक्षा दे सकें। इस बार देश में टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस को लेकर काफी उत्साह रहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार शिक्षक दिवस पर देश भर के बच्चों को संबोधित किया, उनका मार्गदर्शन किया। लेकिन सूचना अधिकार कानून से जो जानकारी आई है वो काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि अभी भी देश में 6 लाख शिक्षकों की कमी है, यानी कि 40% शिक्षकों की कमी है। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कि देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहां पर 90,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। इसके साथ ही जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको आज भी कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। वैसे सरकार ने शिक्षा का अधिकार तो दिया है, 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संसाधनों की जरूरत है शिक्षा पर, वो उसकी जरूरत है। एयर इंडिया से मुफ्त हवाई यात्रा का ब्यौरा करना होगा सार्वजनिक। जी हां, केंद्रीय सूचना आयोग ने एयर इंडिया को यह निर्देश जारी किया है कि जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं और जो एयर इंडिया के जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुफ्त हवाई यात्रा किया है, उसका ब्यौरा एयर इंडिया को देना होगा। इससे पहले इस पूरे मामले में सुभाष अग्रवाल ने आरटीआई लगाई थी, लेकिन एयर इंडिया ने इस पूरे मामले में जानकारी नहीं दी। मामला आयोग पहुंचा। आयोग ने एयर इंडिया को 15 दिनों का नोटिस जारी किया है और कहा है कि इसमें बहुत जल्द से जल्द उनको सूचनाएं दी जानी चाहिए, क्योंकि गौरतलब है कि एयर इंडिया घाटे में चल रहा है, जिसको लेकर इस पूरे मामले में आरटीआई लगी थी। तो था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज दीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी जानने का @gmail.com आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, और हमारा ट्विटर हैंडल भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है। आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा